जिसको मोदी नहीं डिगा पाए वो आपके सामने बैठा हुआ है। ना मोदी खरीद पाए, ना डिगा पाए, ना डरा पाए। जेल भी भिजवाया मुझे, जेल के अंदर ही बंद कराया, तो जरा डरे नहीं। आज गैस की बड़ी मारामारी है, तत्काल सरकार ध्यान दे और लोगों की मदद करे। जो आज लोग गर्मी के दिन में लाइन लगा रहे हैं, कई तो फर्रुखाबाद में बेचारे सर लाइन लगे मर गए। हाँ, अत्याचार अन्याय के खिलाफ ब्राह्मण खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपमान किया ब्राह्मण का, लगातार। घुसखोर पंडित घुसखोर है। अभी कांग्रेस किस मोड में? निश्चित तौर से हम संघर्ष के मोड में। नमस्कार, द होल के स्पेशल प्रोग्राम पॉडकास्ट विश्रुति में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में बात होगी सत्ता और संघर्ष की, राजनीति और रणनीति की, संगठन और नेतृत्व की। सवाल कड़वे होंगे, लेकिन उम्मीद है कि जवाब भी बेबाक मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है वो इंसान जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक अखाड़े में खुली चुनौती दी है। वो इंसान जो सदन से लेकर सड़क तक जन मुद्दों को लेकर हमेशा आपको सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करते मिलेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। जैसा मैंने अभी कहा कि हमेशा आपको देखा गया है एक जन सरोकार नेता के रूप में, कि लोगों के लिए आवाज उठाते रहें, और इसी वजह से ही नेतृत्व ने आप पर भरोसा किया और आपको प्रदेश की कमान सौंपी। क्या उम्मीद है कुछ वापसी होगी कांग्रेस की? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के रूप में आप कहीं भी आप देखेंगे तो आपको कांग्रेस नजर आएगी। चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे वो आम आदमी की हित की बात हो, चाहे वो सड़क पर संघर्ष हो, कहीं पर भी जहां भी ये सरकार के समय अत्याचार अन्याय हो रहा है। आप देख सकते हैं SIR के काम लगातार ये चले हैं, उसमें कितने BLOs ने सुसाइड कर लिया, कितनों ने जहर खा लिया, कई हैंग कर गए, कितने ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इनके जो काम करने के तरीके हैं सरकार में, जो लोग शामिल हैं चुनाव आयोग, उसमें बेचारे इनके अधिकारी नहीं गए, इनके ये अपने सरकारी BLOs के इनके लोग नहीं गए, जो शिक्षा मित्र। मैं प्रत्येक परिवारों में गया, कोई ऐसा पूरे देश प्रदेश के अंदर ऐसी कोई जगह थी जब मैं नहीं गया हूँ। और अब अभी मनरेगा में आप देखिएगा घटनाएं घट रही हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी एक यहीं पर एक मनरेगा में समन्वयक था जो कल रायबरेली में बछरावा में जिसने सुसाइड कर लिया, मैं उसके घर भी जा रहा हूँ। तो ये हर जगह कांग्रेस अत्याचार अन्याय के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और हमेशा हम लोगों ने, मेरा तीसरा साल शुरू हुआ है, मैं 2 बार विधानसभा का घेराव हम लोग कर चुके हैं, और आगे भी सड़क पर उतरकर हम एक एक चीज सरकार को निश्चित तौर से ध्यान आकृष्ट करेंगे, जो विपक्ष का काम है, और कहीं पर भी हम पीछे नहीं हटते। निश्चित तौर से कांग्रेस 27 में वापसी करने जा रही है और निश्चित हम सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी और बाकी पार्टी या ये राजनीतिक में जब एनालिसिस किया जाता है तो ये कहा जाता है कांग्रेस इस समय तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, अब जो उनके दिमाग में है कि जो पुरानी चीजें हैं, राजनीति में स्थितियां बदलती हैं। कल क्या है, आज क्या है, कोई नहीं जानता। 14 के पहले भाजपा क्या थी, आप बताइए। 14 के पहले भाजपा की स्थिति क्या थी, कितनी सीटें थी इनकी, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। झूठ बोलकर, लोगों को ठग कर, लोगों को भ्रमित करके आप 14 में मोदी जी, बहनों भाइयों 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे, यही आएंगे, गैस के लिए लाइन में लग रहे, लोग मर रहे हैं गैस के लिए। अरे ठीक है, अगर युद्ध हुआ तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था इनको बनानी चाहिए थी ना। स्थितियां परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदल रही हैं हमारी। कल क्या था, अभी लोकसभा का परिणाम आप देखिए। मोदी जी, कोई सोच सकता था कि मोदी जी 7 राउंड बनारस हारेंगे? मैं 14 भी लड़ा था, मेरा वोट बहुत कम था, मेरी जमानत जब्त हो गई थी। मैं 19 में भी लड़ा था, वोट अच्छा पाया। जितनी बार 14 में पाया उससे दुगना वोट कांग्रेस के अकेले, कोई गठबंधन नहीं था। 1,52,000 सुपर वोट पाया, डबल वोट कर दिया, फिर भी मेरी जमानत जब्त हुई थी। मैं पीछे नहीं हटा, लड़ा, तीसरी बार भी लड़ा, फिर तीसरी बार लड़ा, और आपका परिणाम है कि मोदी जी घुटने के बल बैठ गए, गली गली भागना पड़ा, बिना प्रोटोकॉल के गली गली बनारस में घूमना पड़ा, मंदिर दरवाजे घूमने पड़े मोदी जी को। चौथी बार क्या करना होगा मोदी जी को? मोदी जी अब भाग जाएंगे, तो मैंने पहले ही कहा कि भाग जाएंगे, अब नहीं लड़ पाएंगे। लिख लेना मेरी बात, आप, मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ,
भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जनता समझ चुकी है। जो ये माहौल बनाए थे कि नहीं नहीं आप पराजय हैं, पराजय नहीं है, इनको हरा सकती है जनता। और अजय राय जैसा दृढ़ संकल्पित व्यक्ति जो दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है, उसने दिखा दिया कि न 14 हटे न 19 हटे, और 24 में घुटने के बल मोदी जी बैठ गए, पसीने फेंक दिए, 7 राउंड हारे और पूरे चुनाव आयोग के वेबसाइट को बंद कराया इन लोगों ने। 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, 542 का अपडेट आता, एक सीट का अपडेट 1 बजे के बाद बंद कर दिया गया। 4 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी जी 1,52,000 जीत गए, और सारे हमारे लोगों को बाहर कर दिया, हमारे काउंटिंग एजेंट्स को बाहर कर दिया, मीडिया को बाहर कर दिया, और घोषित कर दिया 1,52,000 से चुनाव जिता दिया। प्रशासन ने जिता दिया, पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने मिलकर जिता दिया। तो दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता है हमारी। 2027 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। कांग्रेस के साथ जुड़िए, राहुल गांधी के साथ जुड़िए, निश्चित हम आपको अच्छी सरकार और एक साफ सुथरी सरकार, जनता की सेवा करने वाली सरकार देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं जनता को। अभी आपने कहा कि 2014 से पहले क्या अस्तित्व था बीजेपी का, तो जाहिर सी बात है संगठन का रोल रहा। बीजेपी ने संगठन को एकजुट किया और सरकार बनाई, क्योंकि सरकार बनाना किसी एक व्यक्ति के काम नहीं होता है, किसी एक के नाम पर सरकार नहीं बनती है। तो कांग्रेस ये मानती है कहीं ना कहीं आपके संगठन में कुछ कमियां रही जिस वजह से आप इतने साल से सत्ता में नहीं आए देखिए, या मजबूत नहीं आ पाए प्रदेश में। देखिए उसका कई कारण हो सकता है जो आप कह रही हैं, मैं उस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। हमारी ऐसा नहीं है, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी ने भी बहुत मेहनत किया, हमारे लोगों ने मेहनत किया। परिस्थितियां, मैंने कहा ना, परिस्थितियां बदलती हैं। और भाजपा का संगठन पहले भी था, ऐसा नहीं कि संगठन नहीं था 14 के पहले, उनका भी संगठन बहुत मजबूत था, बहुत लोग थे, आरएसएस थी, विश्व हिंदू परिषद था, विद्यार्थी परिषद था, इनकी महिला भी थी, इनके साथ तमाम जितने संघ के प्रकल्प हैं वो सब थे। उसके बाद भी क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्यों? क्योंकि उस समय जो माहौल था वो दूसरा था। और मोदी जी आए तो बहनों भाइयों अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ को नौकरी मिलेगी। जनता को लगा कि अरे यार सच में लग रहा है मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरा बेटा जो गाड़ी चलाता है, मेरा बेटा जो छोटी नौकरी करता है, वो गाड़ी का मालिक हो जाएगा, वो डॉक्टर हो जाएगा, वो इंजीनियर। मोदी जी ऐसा कुछ, ऐसा इन्होंने कुछ ऐसा लोगों को एक ब्रेन वॉश किया, एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग उस भ्रम में, उस माया जाल में फंस गए। वो नहीं जानते थे कि ये गुजरात से ठगने आए हैं, पूरी तरीके से लोगों को ठग कर केवल आगे आए हैं, और उस माया जाल में फंस गए। और आज देखिए देश कहाँ खड़ा है, पूरी तरीके से देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब जो स्थितियां बदल रही हैं, पूरा देश कांग्रेस के लिए खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी के लिए खड़ा हो रहा है, एक एक व्यक्ति, जन जन, हमारा एक एक कार्यकर्ता। अभी देखिए, अभी काशीराम जी की हमने जयंती मनाई है जबरदस्त तरीके से, पूरे हमारे एक एक दलित साथी, एक एक भाई लोग आए उसमें, जिस तरीके से राहुल जी ने बोला। और अभी 15 तारीख को जिस दिन उनकी जयंती थी, उस दिन पूरे प्रदेश में हमारे डॉक्टर प्रकोष्ठ ने, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है हमारा, उसने पूरे प्रदेश के 75 जिले में फ्री मेडिकल कैंप दलित बस्ती में किया, गरीबों के बीच में जाके दवाइयां बांटी, उनका इलाज किया। और लगातार हम सेवा के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को अंदर जोड़ते जा रहे हैं, और लोग अपनी बात मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात कहते जा रहे हैं। आप कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, नहीं, कोई ऐसा नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी। देखिए वो स्थितियां परिस्थितियां एक अलग हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बस के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो स्थितियां परिस्थितियां के अनुसार जो जा आ रहे हैं, जो दृढ़ता के साथ खड़े हैं, मोदी क्यों नहीं मुझे तोड़ पाए, आपके सामने बैठा हूं ना, पूरे देश में खरीद फरोख्त हो रहा है। बीजेपी में तो आप रह चुके हैं ना, नहीं तो नहीं, आपको तो मैं आइडिया होगा। मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी में रहा हूँ, एक एक चीज को जानता हूँ। और बीजेपी में था तो वहां भी ईमानदारी से काम कर रहा था, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, वहां पे भी मैं था तो मैं 4 जगह घूम रहा था। मेरा काम करने का तरीका जहाँ है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ खड़ा रहता हूँ। बीजेपी में था, लगातार 3 बार एमएलए था, मंत्री भी रहा हूँ, वहां पे सहकारिता राज्य मंत्री था। 15 साल मैंने पूरी जवानी लगाई, पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका कदर नहीं किया। जब मजबूती से खड़ा होने का समय आया तो इन लोगों ने हम लोगों को अपमानित किया। अपमान सह के नहीं काम कर सकते, हम मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए राजनीति करते हैं। मेरे ऊपर करप्शन का दाग कोई नहीं लगा सकता, मेरे ऊपर कोई बेईमानी का दाग नहीं लगा सकता, मेरे ऊपर कोई पार्शियलिटी का दाग नहीं लगा सकता। आप मेरे बारे में बनारस से पता लगा लीजिए, कहीं पर भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी धर्म, किसी बिरादरी का होगा, हम सबको लेकर चलते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, अनुसूचित हो, मुसलमान हो, कोई हो, ईसाई हो, सबको, सिख हो, सब लोग मेरे लिए प्रिय हैं, सब मेरे भाई हैं। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, इस नाते कभी डिगे नहीं। और मोदी ताकत के साथ फिर कहना चाहता हूं, बहुत ऑफर दिए, बहुत कुछ लालच दिए, पर अजय राय की परछाई को भी नहीं छू पाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि ईमानदारी और दमदारी से काम करने वाले लोग। अजय राय जी का जो ये व्यक्तित्व है, शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने भरोसा किया आप पर और प्रदेश की कमान आपको मौका दिया कि आप
यहाँ पर प्रदेश की जो कांग्रेस में जो बिगड़ी व्यवस्था कुछ थी, जो जिस वजह से कांग्रेस पिछड़ रही थी, उसको मजबूत करें। हालांकि आप कोशिश भी पूरी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप अपना 100% दे पा रहे हैं प्रदेश में? बिल्कुल दे रहा हूँ, नहीं हम बिल्कुल 100% लगा रहे हैं। हम लोग एक एक चीज कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को आप देखिए, मैंने कहा ना, एक छोटी घटना भी अगर कहीं होती है, एक घटना भी, जो भी वहां डेलीगेशन हमारा जाता है, अभी आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बीपीसीएल में बदायूं के अंदर, हाँ हाँ। वहां पर आप देखिए, एक वहां पर डिप्टी जीएम को गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक वहां मिश्रा जी को मार दिया गया, हमारा डेलीगेशन चला गया। हमारे वो पीलीभीत के रहने वाले हैं मिश्रा जी, उनके घर चले गए। दूसरा डेलीगेशन नोएडा में रहते हैं गुप्ता जी, सुधीर गुप्ता, उनके घर भी जाने की बात थी। थोड़ा उनके यहाँ भी परिवार में थोड़ी दिक्कतें हैं, तो अगले मंडे को हमारा डेलीगेशन वहां जा रहा है। हरेंद्र अग्रवाल जी हमारे एमएलसी रहे, उनके नेतृत्व में जा रहा है। हम एक एक चीज पर, आज इस सरकार में क्या है, आप देख सकते हैं, जंगल राज चल रहा है। अभी गोरखपुर में मर्डर हो गया। अभी गोरखपुर में एक सभासद के वहां कैंडिडेट को सुबह दौड़ा दौड़ा कर मॉर्निंग वॉक के समय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गोली मारकर उसको हत्या कर दी गई। जौनपुर में हत्या कर दी गई। अभी 3 दिन पहले भदोही में एक वहां पर जयसलाल सरोज दलित को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। मायावती जी का एक ट्वीट आया, एक ट्वीट नहीं आया, एक बार नहीं बोली, केवल दलित की बेटी बनते हो, दलित को मारा जा रहा है, गोरखपुर में मारा जा रहा है, योगी जी क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं जौनपुर के अंदर हत्या कर दी एक ब्राह्मण को। तो ये सब पूरी तरीके से ये पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, डटकर खड़ा है। अभी 3 श्रीवास्तव परिवार के लोगों ने सुसाइड कर लिया फतेहपुर में, वहां हमारा डेलीगेशन कल जा रहा है, हमारे सारे लोग कल वहां जा रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों पर भी गौर कर रहे हैं और विपक्ष के रूप में पूरी तरीके से हम मजबूती के साथ खड़े हैं। एलपीजी के मुद्दे को लेकर सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत है नहीं, ऑल इज वेल। आप खामखाई सड़क पे उतर रहे हैं। नहीं, आप कैमरा ऑन कैमरा चले जाइए लेकर, आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी कि ऑल इज वेल है या सरकार झूठ बोल रही है। जैसे कोरोना काल में सरकार ने झूठ बोला, कोरोना काल में आप देखिए, कहा ना कि नहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, नहीं। ठीक है, दवा की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, हॉस्पिटल की कमी नहीं है। ऑक्सीजन आप देखिए लोगों को मिला, बगैर ऑक्सीजन के कितने लोग मर गए, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर दवा के, बगैर बेड के। वही हाल इस समय भी था। आज की स्थिति में आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरीके से ये लगकर, अभी एलपीजी गैस का टैंकर वहां से शिप मंगाए हैं, अभी आप देख लीजिए कहीं पर भी कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा। भगवान राम की रसोई बंद हो गई अयोध्या में। हालांकि बाद में जस्टिफाई किया कि ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, आप पता लगा लीजिए, वहां बंद हो गई। अन्नपूर्णा रसोई बनारस में, मानपूर्णा की रसोई बंद हुई। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा तो 20 या 25 सिलेंडर अब दे रहे हैं वहां पर। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद, मेरा ट्वीट देख लीजिएगा, उसके बाद इन लोगों ने उसके बाद गैस सिलेंडर उनको देने का ऑर्डर किया है। और आप देखिए कहीं पर भी हॉस्पिटल्स के जो केजीएमसी के जो यहाँ के जो हॉस्टल्स चल रहे हैं, उसमें केवल दाल चावल मिल रहा है, रोटी बंद कर दिया, मेन्यू श्रिंक कर दिया। मेन्यू श्रिंक कर दिया गया ना। तो क्यों कर दिया गया? अगर दिक्कत नहीं है तो क्यों कर दिया गया? मेन्यू को कम क्यों कर दिया गया? आप घर में देखिए, सिलेंडर कम देना है, करें नहीं नहीं, ये 1 महीने में आपको 1 सिलेंडर मिलेगा, पहले 2 मिलता था, अब 1 सिलेंडर कर दिया। क्यों कर दिया आपने? ऑर्डर है, ये लिखा पड़ी में, तो कैसे नहीं दिक्कत है? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से आज गैस की बड़ी मारामारी है। तत्काल सरकार ध्यान दे और लोगों की मदद करे। जो आज लोग गर्मी के दिन में लाइन लगा रहे हैं, कई तो फर्रुखाबाद में एक बेचारे सर लाइन में लगे लगे मर गए। तो इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से सरकार झूठ बोल रही है और अपनी बातों को, असली बात को छिपा रही है। अजय जी, एक मुद्दा और इस समय यूपी की नहीं पूरी देश की राजनीति में छाया है, ब्राह्मण पंडित। आपने देखा होगा यूजीसी को लेकर पंडित वर्ग नाराज हो गया, ब्राह्मण नाराज हो गया। इसके बाद एक पिक्चर आई पंडित, उसको लेकर विवाद हुआ। अभी हाल में ही जो एसआई की परीक्षा थी, उसमें उसके एक सवाल में वैकल्पिक प्रश्न में उस पंडित का जिक्र किया गया। तो क्या ये मान रहा है कि ये वर्ग एक वर्ग विशेष है जो पार्टी से इस समय नाराज हो गया है, बीजेपी से? नहीं, देखिए, नाराज नहीं था। ये ब्राह्मण वोट ही पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट हुआ करता था। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट दिया ब्राह्मण समाज ने, और हाँ। पहले से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ बना। जनसंघ की स्थापना किसने की? जनसंघ की स्थापना करने वाले कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी एकात्म मानववाद पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक चलती रही है, एकात्म मानववाद पे ही चलती रही है। उसके बाद आप देखिए उन्होंने स्थापित किया, और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और उड़ीसा से लेकर गुजरात तक किसने बढ़ाया? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाया। और उनका भी अपमान हो रहा है। जिन्होंने स्थापित किया, जिन्होंने पार्टी को बढ़ाया, उस समाज का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आप देखिए, ब्राह्मण कभी भी
सत्ता लोलुप नहीं होता, कभी भी अवसरवादी नहीं होता। 1857 का जब गदर अंग्रेजों के खिलाफ किसने मोर्चा खोला, किसने वो क्रांति की मसाल को उठाया, किसने जलाया? पंडित मंगल पांडे। ये नहीं जानते थे कि नहीं कल हमारी सरकार बनेगी, देश आजाद होगा और यहाँ की सरकार ब्राह्मण चलाएगा। मंगल पांडे ने ये सोचकर नहीं क्रांति की आवाज को बुलंद किया और वो शहीद हुए। आज उसके बाद आप देखिए जो क्रम देख लीजिए आप, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी को देख लीजिए, चाहे अब चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था मैं अंग्रेजों के हाथ में कभी नहीं जाऊंगा, जब घिर गए अंग्रेजों के द्वारा और वो पूरी तरीके से उस समय उनको लगा कि नहीं जाना तो नहीं है, उन्होंने अपनी एक गोली अपने सर में मार ली और शहीद हुए। ब्राह्मण का ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, वो बिकाऊ नहीं होता, अवसरवादी नहीं होता। मेरी बात सुनिए, अवसरवादी नहीं होता। हाँ, अत्याचार अन्याय के खिलाफ ब्राह्मण खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपमान किया ब्राह्मणों का, लगातार। घुसखोर पंडित घुसखोर है। और उसके बाद जब ब्राह्मण समाज ने उठाया, हम लोगों ने उठाया, तब कहेंगे नहीं नाम बदला जाएगा, और सेंसर बोर्ड ने उसको बकायदे पास किया था, उसके बाद वापस लेना पड़ा इनको। और अब तो हद हो गई कि सरकारी लिखा पढ़ी में, उत्तर प्रदेश सरकार के डॉक्यूमेंट्स में अब ये जो एसआई की जो परीक्षा में जो एग्जाम्स में जो अभी आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, उसमें नंबर 3 पर अवसरवादी, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए, उसमें ब्राह्मण दिया हुआ है। तो ये पूरी तरीके से लिखा पढ़ी में आप ये परीक्षा में ला रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है और तिरस्कृत किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी घृणा क्यों है ब्राह्मणों से? आप ब्राह्मणों का वोट भी लेते हो। ब्राह्मण ने भाजपा को स्थापना की, ब्राह्मण ने भाजपा को आगे बढ़ाया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। उसके बाद ही ब्राह्मणों का तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो आप। ये साबित करता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और उनकी ताबूत का आखिरी कील भी ब्राह्मण ही ठोकेगा, जिससे पूरी तरीके से ये देश प्रदेश नहीं पूरे देश से मिट जाएंगे। क्या कांग्रेस सम्मान दिलाएगी? बिल्कुल तौर से कांग्रेस में सम्मान रहा ही है। आप उठाकर देख सकते हैं, हमने अपने उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री दिया, 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए हैं। पहला मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, पंडित हेमंती नंदन बहुगुणा, पंडित अपने लोग कमलापति त्रिपाठी, आप देख सकते सुचिता कृपलानी और श्रीपद मिश्रा। 6 सीएम दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी ब्राह्मण समाज गया, एक मुख्यमंत्री बता दें। कलराज मिश्रा जी भी थे बेचारे, मैं भाजपा में था, उनका शपथ लेने का समय जब आया, जब ये रामप्रकाश गुप्ता जी बन रहे थे, मैं उनके घर में बैठा था, क्योंकि मेरे गाजीपुर के रहने वाले हैं, अच्छे व्यक्ति, सीधे सज्जन व्यक्ति हैं बेचारे। उनको बोला गया था कि आप सीएम का पद लेंगे, पता चला नहीं, रामप्रकाश गुप्ता जी को मध्य प्रदेश से बुला लिया गया। अब वो भी कलराज मिश्रा बेचारे घर बैठ गए, नहीं बनने दिया। उनका भी एक सपना था, वो भी पूरा नहीं होने दिया। अपमान शुरू से किया जा रहा है। अब ये खुलकर सामने आ गया कि ब्राह्मण समाज का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी अपने लिखा पढ़ी में सरकार के द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए एसआई की परीक्षा में, उसमें अवसरवादी कहा गया। मैं अगर थोड़ा सा भी ब्राह्मण सम्मान क्या है कि भाजपा को स्थापित करने वाला कौन, स्थापना करने वाला कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बढ़ाने वाला कौन, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। ब्राह्मण का सम्मान अगर है भारतीय जनता पार्टी में तो तत्काल एसआई की परीक्षा को निरस्त करिए, और जो अधिकारियों ने ये परीक्षा का जो ये बनाया है क्वेश्चन आंसर, उसको तत्काल उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। और मैं ये मांग करता हूं, तब ये लगेगा कि नहीं जो सर्व समाज की बात करते हो, और ब्राह्मण ने जो आपको आगे बढ़ाने का काम किया, दीनदयाल उपाध्याय जी स्थापित किया और अटल बिहारी वाजपेयी, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि हो। एक अजय जी, ये कहा जाता है कि किसी भी पार्टी के लिए नेतृत्व मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऊपर से चीजें अच्छी होती है तो वो नीचे धरातल तक अच्छी दिखती है। तो कांग्रेस पार्टी में प्रदेश और देश दोनों के नेतृत्व पे आपकी क्या राय है? अब प्रदेश का नेतृत्व आपके सामने बैठा है, आप देख सकती हैं कि जो मोदी, जिसको मोदी नहीं खरीद पाए, जिसको मोदी नहीं डिगा पाए, वो आपके सामने बैठा हुआ है। न मोदी खरीद पाए, न डिगा पाए, न डरा पाए। जेल भी भिजवाया मुझे, जेल के अंदर ही बंद कराया, तो जरा डरे नहीं, वहां भी मजबूती से खड़े रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे आदरणीय खड़गे जी, आप देख सकते हैं उनका चरित्र, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से, जो पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं देश के लिए। हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया देश के लिए, कहा कि नहीं देश के लिए अगर उपयुक्त कोई व्यक्ति है तो मनमोहन सिंह जी हैं, उनको बनाया। आप देख सकते हैं देश कहाँ तरक्की करके गया था, 4 से लेके 14 देश कहाँ था, आज 14 के बाद देख लीजिए क्या स्थिति हो गई। हमारे सबसे बहादुर नेता, हमारे सबसे बब्बर शेर आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी,
जिन्होंने पूरे देश को पद यात्रा करके 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर दी, एक एक लोगों को जोड़ा, गरीब आदमी अत्याचार अन्याय जहाँ वहां राहुल गांधी खड़े हैं। अभी देखिए कोबरा कमांडो जो आईडी ब्लास्ट में जिसका पैर चला गया, कौन गया? गृह मंत्री गए, प्रधानमंत्री गए, कौन गया? राहुल गांधी गले लगाया और जाके कहा उस परिवार को कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज ऐसा नेतृत्व जब मिला है तो निश्चित तौर से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और देश के लिए भी कांग्रेस को आगे बढ़ना, देश को जिस तरीके से एक नेतृत्व चाहिए वो कांग्रेस के पास है, प्रदेश को जो नेतृत्व चाहिए कांग्रेस के पास है। निश्चित तौर से लोगों का झुकाव, लोगों का प्यार कांग्रेस के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है। वो तो ये देखिए, आप तो ये तो बीजेपी खुद देखिए अब क्या हो रहा है। आप देखिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब गैस टंकी से वो निकालो, नाले से लोग लगा रहे हैं, तो लोग भाग रहे हैं कि नहीं भैया ये तो मोदी जी ने टेक्निक बताई थी कि नाले से गैस बनाओ, खाना बनाओ। अब कहाँ लोग बना पा रहे हैं, आप बताइए। लोग परेशान हैं। तो कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस, आपके सामने चीजें आ रही हैं। मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं, माहिर हैं। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, चाहे वोट मिला हो न मिला हो। हम लोगों ने कई कई बार देखा है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, सच के साथ खड़े रहते हैं और कहते हैं डरो मत। आज निश्चित तौर से राहुल गांधी जी को पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग लोहा मान रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो चट्टान की तरह इस देश की जनता के साथ खड़ा है। अजय जी, जैसे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा अगर सरकार को कमजोर करना है, और ऐसा किया भी है, इंडिया गठबंधन आप लोगों ने तैयार किया, क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की तैयारी है? निश्चित तौर से अभी तक तो देखिए गठबंधन जो लोकसभा के समय रहा है वो मजबूती से काम कर रहा है, और आगे विधानसभा के की कैसी चीजें होंगी, कैसे निर्णय होंगे, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को 100% देने के लिए मैं खड़ा हूँ और वो दिन रात चट्टान की तरह काम कर रहा हूँ। एक प्रयोग तो आप कर ही चुके हैं पहले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन करके, क्या कुछ ऐसा दोबारा अब देखिए अगर मैंने ऐसा बनता है परिवेश ऐसा? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है उस पर हम 100%। लेकिन रिपोर्ट तो आप ही के द्वारा जाती है। नहीं, सब बहुत लोग हैं, मैं अकेले नहीं हूँ। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, हमारे सचिवगण हैं, तमाम लोग हैं जो उस पर अपनी सूचनाएं देते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना 100% पार्टी के लिए दे रहा हूँ, समर्पित हूँ और पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। तो अजय जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पे हैं जिसमें हम एक रैपिड फायर करते हैं अपने गेस्ट के साथ। तो अब तक जो आपने जवाब दिए उससे तो ये लग रहा है कि इस रैपिड फायर में भी आप पटकन ही देंगे। तो शुरू करें वो रैपिड फायर? हाँ बिल्कुल, शुरू करिए। तो सवाल हमारा सबसे पहला है कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी बेहतर नेता कौन? राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी इस देश के आम जनता के लोग, आप देख सकते हैं राहुल गांधी गरीबों के बीच में काम करने वाले हैं। मोदी आप देखिए कभी गरीबों बड़े बड़े लोगों की शादियों में जाते हैं, राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? रेहड़ी वाले, ठेले वाले, कुली, कोबरा कमांडो के घर जाएंगे, जो बेचारा शहीद जिसका पैर कट गया, जो लोग परे पड़े उनके घर जाते हैं। मोदी जी बड़े लोगों के जाते हैं, वो अंबानी की शादी में जाएंगे, अडानी की शादी में जाएंगे। तो राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं। यूपी के संदर्भ में मोदी बड़े या योगी? देखिए ये दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। जो मोदी हैं वही योगी हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये पूरे प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी या प्रतिद्वंदी? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी अभी तक हमारे साथ रही है। समाजवादी पार्टी के जो हम लोगों ने उनका साथ दिया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से साथ दिया, उनके साथ हमारा जो भी लोकसभा के चुनाव का समय दौर था उसके साथ हम लोग मिलकर काम किए थे। अगर एक शब्द में यूपी की राजनीति को आपको डिस्क्राइब करना है तो क्या कहेंगे? देखिए यूपी की राजनीति देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यूपी अगर अच्छा रहेगा, यूपी अगर मजबूत होगा तो देश की राजनीति की दिशा सही दिशा में जाएगी। आप देखिए यूपी थोड़ा सा इस बार करवट लिया, देश की राजनीति बदली है। आज इनको सहारा लेना पड़ा, बिहार से सहारा लेना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा। तो यूपी सबसे महत्वपूर्ण है, यूपी की राजनीति सबसे इंपॉर्टेंट है। 2027 के चुनाव में कांग्रेस सरकार या मजबूत विपक्ष? नहीं, कांग्रेस सरकार बनाएगी, डंके की चोट पर बनाएगी। अगर मौका मिले तो यूपी में सबसे पहले क्या बदलेंगे? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो आज यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको हम तुरंत कमांड करेंगे। जो बेरोजगारी है उसके लिए काम करेंगे। कुटीर उद्योग को बढ़ाना देना, जो कांग्रेस की देन थी, हमने
गन्ना चीनी मिल लगाई, कपास की चीनी मिल लगाई, हमने कारपेट डेवलप किया, हमने साड़ियाँ डेवलप की, हमने पीतल के उद्योग डेवलप किए, हम लकड़ी खिलौने के उद्योग डेवलप किए। तो हम जहाँ जहाँ भी, जैसे जो आलू का बेल्ट है वहाँ पर हम उसके संबंधित जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो लगाएंगे, जो गन्ने की चीज़ें हैं, जहाँ जो कपास की, उसको नए नए तरीके की नई नई टेक्नोलॉजी को हम कुटीर उद्योग बनाएंगे, जिससे देश, हमारा प्रदेश डेवलप करेगा और लोगों के पॉकेट में पैसे आएंगे। जो बाहर जाके लोग काम करते हैं, जो दूसरे के जाके गुजरात में नौकरी करते हैं, महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं और भगाए जाते हैं, उनको यहीं पर हम काम देंगे, यहीं पर उनको, ये उनका प्रदेश है, यहीं पर काम करके टिके। राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत? ईमानदारी। राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी, जिसके कारण से वो कभी डिगते नहीं, हटते नहीं। उनकी ईमानदारी, वही एक ईमानदारी है जो उनको पूरी बल देती है, ताकत देती है, और पूरे एक शेर का कलेजा लेकर वो लड़ते हैं और पूरा देश उनको पसंद कर रहा है, पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। उनकी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। यूपी की राजनीति का सबसे चतुर नेता? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब तो यहाँ जितने भी लोग हैं, वो कुछ, जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं आज के दिन में, तो वो तो जो सत्ता पक्ष से और जो भी लोग हैं, वो तो सब ऊपर से गाइड होते हैं। अब तो चतुर नेता में तो मैं आपके सामने बैठा ही हूँ। सबसे बड़ा डार्क हॉर्स किसको कहेंगे? अब ये तो समय आएगा, पता चल जाएगा आपको। कुछ तो होगा, अब वो वक्त के साथ बदलेगी सारी चीजें। मतलब 2027 तक पता चल जाएगा कौन है वो डार्क हॉर्स। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको किसी एक विपक्षी नेता को अपनी टीम में लेना हो तो किसे लेंगे? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, विपक्ष के लोग सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्ता या संघर्ष? अभी कांग्रेस किस मोड में है? निश्चित तौर से हम संघर्ष के मोड में हैं, संघर्ष करेंगे। सत्ता जनता देगी, जनता मालिक है, जनता तय करेगी। हम संघर्ष कर रहे हैं, सड़क उतर के लड़ रहे हैं, जनता तय करेगी कि सत्ता में किस लायक कौन आदमी है। मैं मोदी से 14 में लड़ा, 19 लड़ा, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये आदमी तो संघर्ष कर रहा है, तो 24 में उसका परिणाम दिया। अब बेईमानी करके चुनाव जीत गए मोदी जी, वो अलग विषय है, पर जनता मेरे साथ है, जनता का सांसद मैं हूँ, तो हम निश्चित तौर से संघर्ष करने वाले हैं। मालिक जनता है, वो आगे 27 में भी आप संघर्ष करते हुए दिखेंगे बनारस में? अभी दिख रहे हैं, अभी वर्तमान पूरे नहीं, नहीं, प्रदेश, आप 27 में बनारस में निश्चित संघर्ष? तौर से हम पूरे प्रदेश में दौड़ेगा। बनारस तो हमारा घर है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं, मोदी जी के खिलाफ फिर से? निश्चित तौर से डंके की चोट पर बनारस हराएंगे, इस बार डंके की चोट पर हराएंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद अजय राय जी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपनी बेबाक बातों से वो अपनी बात को रखते हैं, और संघर्ष की बात की है उन्होंने कि संघर्ष करके सत्ता में आएंगे, और सत्ता में मौजूद लोगों को एक बार बताएंगे कि संघर्ष कैसे किया जाता है और जनता के बीच अपनी बात कैसे रखी जाती है। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।